नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने वाले पत्रकार को सोमवार रात बदमाशों ने गोली मार दी। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे पत्रकार विक्रम जोशी की आज मौत हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वादा था रामराज का, लेकिन दे दिया गुंडाराज। राहुल गांधी ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना। वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। इससे पहले कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का यह आलम है तो आप पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस को दी थी। इस जंगलराज में कोई भी आमजन दुख खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा, ये बात प्रियंका गांधी ने कही थी। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोरोना संक्रमित के बेहतर इलाज का दावा करती है, लेकिन दावों की पोल खोलता एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोरोना अस्पताल की हकीकत सामने आई है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीएचयू अस्पताल का है, जहां एक सीरियस मरीज को घंटों तक हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में रहना पड़ा। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति अस्पताल प्रशासन से सवाल कर रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के लापरवाही भरे जवाब आप खुद ही सुन लीजिए। बॉस, मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है, सीरियस पेशेंट है। आप लोग बेड के लिए अगर नहीं है तो पहले बता दिए तो वहीं कम से कम रहता। बेड हमने ऊपर बोल दिया है, बेड अरेंज कर रहे हैं, बेड अभी खाली नहीं है। बॉस, तो तीन पेशेंट, तीन चार एम्बुलेंस लगी हुई है, सीरियस है वो। हमने क्या बताया? तो क्या कहें, वो मर जाएं? क्या करें? पहले तो आप वीडियो ना बनाइए। क्यों सर, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ तो आते रहिए, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। जी ठीक है ना? जी। देखिए, बेड अभी ऊपर है नहीं, ठीक है ना? बेड ऊपर होगा तो आपका मरीज शिफ्ट हो जाएगा। तो बस इसका मतलब जब तक बेड नहीं होगा तब तक मरीज एम्बुलेंस में पड़ा रहेगा। आप खुद ही सोचिए ना। तो सोचे क्या, ये तो फैक्ट है ना। फैक्ट है, गंभीर मरीज है, जब तक वेंटिलेटर खाली नहीं रहेगा तब तक कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? तो बस, तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना कि वहां जब तक मेरी यहाँ कंफर्मेशन नहीं हुआ वहां से पेशेंट भेज दिए यहाँ। देखिए, बेड अभी है। इसमें नाकामी किसकी आप जाहिर करेंगे? माननीय सांसद जी की? जी भैया, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास तो कम से मेरा मरीज कल को मर जाएगा बिना इलाज के। ये पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं, बहनोई है मेरे, और यहाँ बीएचयू में बेड नहीं है, पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। 1 घंटा 45 मिनट हो गया यहाँ है, और ये साले अभी तक बेड नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। ये बीएचयू है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का क्षेत्र है, ये देख लीजिए। ये प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र है, यशस्वी प्रधानमंत्री। यही स्थिति हर एक पेशेंट के साथ यही लोगों का रवैया है, यही कहते हैं। 5 घंटा एम्बुलेंस खड़ी रहती, कोई लड़ाई नहीं आता है। स्थिति है कि कुछ कहीं मरीज नहीं लेता है, मरीज खड़ा पड़ा आपके पास। ऑक्सीजन लगाओ यार उनको, कम से कम तेज कर दो कि मर जाएंगे तब ऑक्सीजन लगाओगे तुम लोग। पंखा चला दो यार, गर्म हो रहा है तभी तो। नहीं, हवा तो लग रही है खुला। अरे भैया, हवा लग रही है, मरीज हालत सीरियस है, व्यवस्था झांट यहाँ कुछ नहीं है। 2-2 3-3 घंटे मरीजों को खड़ा किया जा रहा है ये पंडित दीनदयाल में।
विकास दुबे एनकाउंटर समेत कानपुर के बिकरू गांव में हुई घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जांच समिति को भी अप्रूवल दिया। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे BS चौहान और पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया गया है। बता दें कि कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान और रिटायर्ड DGP KL गुप्ता को जांच समिति में शामिल किया गया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि जांच समिति में जस्टिस BS चौहान और पूर्व DG KL गुप्ता को शामिल किया जाए और जस्टिस चौहान ही समिति की अध्यक्षता भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति को 2 महीने में इंक्वायरी पूरी करने का आदेश दिया है। विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। इसी बीच एनकाउंटर के डर से मां ने बेटे से सरेंडर करने की गुहार लगाई है। कहीं भी हो तो आ जाए, पुलिस के सामने आ जाए, हाजिर हो जाए, कहूँ भी आ जाए पुलिस तो फोन कर दें, घर में फ़ोन कर दें, जहाँ कहीं भी हो तो जान बच जाएगी। नहीं तो तुम्हारा पुलिस सब घर को मार डालेगी, सब बच्चा से मारेगी। हाँ, तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे, बीवी भी मर जाएगी। तब तुम आओगे, तब क्या होगा? जब बच्चे सब पीछे खींचा इधर हो जाएगी तब तुम आओगे। हैं कि सब मर जाएंगे तब आओगे। जहाँ कहीं हो दीप प्रकाश, तुम आ जाओ, पुलिस के सामने आ जाओ, चाहे हाजिर हो जाओ या घर में फ़ोन कर दो। जहाँ भी कहीं हो तो घर में फ़ोन कर दो, तुम्हारी सुरक्षा सब हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पुलिस भी कहती तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमको कुछ नहीं होगा। एक भाई के रिश्ते से तुम भागो मत, भागे से नहीं बचोगी। राज्य में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आलम यह है कि अमेठी पुलिस सुधरने को तैयार नहीं है। एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कमरौली थाने का, जहां बिना कारण पूछताछ के बहाने पुलिस एक युवक को घर से पकड़कर ले गई। मामला 17 जुलाई देर रात का है। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने युवक को उसके परिजनों को सुपुर्द नहीं किया। मामले में युवक के पिता ने कहा कि उसके खिलाफ अभी तक किसी भी थाने में एक भी FIR दर्ज नहीं है, फिर ना जाने क्यों पुलिस उसे लेकर गई। परिजनों ने संदेह व्यक्त किया है कि पुलिस किसी बड़े मामले में उसे फंसाने की साजिश रच रही है, जिसे लेकर युवक के पिता ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। रात 1:30 बजे हमारे यहाँ ये कमरौली थाना के इंचार्ज पहुँचे, दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। उसके बाद में हम उठे तो कहे गुच्छन कहाँ है, सोहराब वो कहाँ पे हैं? तो हम कहा वो सर घर पे लेटे हुए हैं। लेटे तो कहें कि निकालो उनको। आवाज़ दिया, वो निकले बाहर। कहें हम कमरौली थाना इंचार्ज हैं, हम इनको लिए जा रहे हैं, CO साहब इनसे कुछ पूछताछ करेंगे और पूछताछ करने के बाद हम छोड़ जाएंगे। उसके बाद में वो लेके गए। हम पीछे से कई लोग गए तो वो थाने पे नहीं मिले, कहीं वो लेके उनको चले गए। उसके बाद में बराबर हम लोग वहीं पे आना जाना लगाए थे, लेकिन वो यही कहते रहे कि अभी छोड़ देंगे, सुबह छोड़ देंगे, शाम को छोड़ देंगे, 1 घंटे बाद छोड़ देंगे। आज कितने दिन हुआ है? आज हुआ ये है 17 तारीख की रात में 1:30 बजे का वाकया है। CO साहब से बात हुई आपकी? CO साहब ने क्या कहा? CO साहब ने कहा कि इस मैटर से हमें कोई मतलब नहीं, ना हम इसको जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 16 साल की लड़की ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक लड़की का एक स्थानीय लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच कल यानी कि मंगलवार को किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने 4 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली।
वहीं बाराबंकी के एसपी का कहना है कि लड़की अपने मामा के यहाँ गई थी। उसका प्रेम प्रसंग एक स्थानीय लड़के से था, जिससे कहासुनी के बाद आत्महत्या का उसने ये कदम उठाया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज कोतवाली बाराबंकी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय लड़की ने 4 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली है। लड़की अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। प्रथम जानकारी आई है कि उसका प्रेम प्रसंग एक स्थानीय लड़के से था, जिससे कल कुछ कहासुनी होने के बाद आवेश और उत्तेजना में आकर लड़की ने कदम उठाया है। पिता द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई है। कुछ अभिलेखीय साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में है एक दुल्हन शादी के 3 दिन बाद घर में रखे 2 लाख रुपए समेत गहने लेकर फरार हो गई। घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि कोपल सिंह की शादी निशा के साथ 16 जुलाई को हुई थी। शादी के 2 दिन बाद निशा घर में रखे 2 लाख रुपए समेत नकदी लेकर फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। शादी के बाद घर में खुशियां गम में बदल गई। वहीं पीड़ितों ने मामले पर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अनुसार उसके बाद में वो जो है 19 तारीख की सुबह वो यहाँ से जो फरार हो गई, वही लोग उसे निकाल कर ले गए यहाँ से। जैसे कि लोग मतलब वो मेरे फ़ोन से बात करती रहती थी उनसे। 19 तारीख की सुबह वो यहाँ से निकल गई और इसकी जांच जो है हमने 19 तारीख की जो दोपहर से जो जाकर कोतवाली में तहरीर दी, उसकी जो क्या कहें अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 18 की रात को यहाँ से निकल गई। जो घर पर जेवरात और चीज़ें थी, वो पैसा नहीं था हमारा, कुछ सब वो सबको ले गई। और उस बीच में जो तो हम जो जब तक पहुँचे मलबे के पास में, तो घर पर ही मलबा मिला हमको। तो हमने मलबे से बात करी। मलबे बोला कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने देने का। मन का जी, जब तुम बीच में पड़े हुए हो और बनारस का तुम बता रहे हो कि मेरा मिलने वाला मेरा घर बार सब देखा हुआ है, तो मन की आप बताओगे कैसे नहीं। तो हम मलबे को गजरोला लेकर आए। तो वहाँ पर जहाँ वो कमरा बताया था गजरोला होटल में, तो उसकी जो आईडी देखी वहाँ पर उसका नाम अजय था। तो हमने उससे बोला कि हमारे घर को चल। वो हमारे घर पर नहीं आ पाया, बीच में से ही वो चला गया हमको छोड़ के। तो हम जो अपने इस टाइम घर पर आए। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान माना जा रहा है? जी करीबन बैठेगा 2 लाख का था। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए दानदाता लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ के ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से रामलला को 34 किलो चांदी की शिला समर्पित की गई है। ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से दान की गई इस शिला को राम मंदिर के नींव में प्रयोग किया जाएगा। रामनगरी में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए धन की कमी ना हो, इसके लिए लगातार राम मंदिर समर्थकों की ओर से ट्रस्ट को दान दिया जा रहा है। ट्रस्ट गठन के बाद से राम मंदिर के लिए आने वाले दान में वृद्धि हुई है। देश भर के राम मंदिर समर्थक की रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी धन की कमी आड़े न आने देने की अपील कर चुके हैं। लखनऊ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र को 33.644 किलोग्राम चांदी की ईंट सौंपी गई है। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के को बहुत बहुत प्रणाम। आज ये भावना इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये जो आज चांदी आपके प्रभु के श्री चरणों में आई है, ये भगवान के नींव में समर्पित होने के लिए आई है। भगवान का जो नींव पूजन होने जा रहा है, ये चांदी की ईंटों से ये हमारे प्रभु के श्री राम जी का मंदिर इतना भव्य बने और उसका निर्माण पूरा चांदी से हो, ऐसी भावना के तहत हम ये नींव में ईंट लगाने आए हैं, ताकि इन ईंटों के सहारे इनमें लाखों ईंटें लग सके। ऐसी भावना के साथ हम प्रदेश के बहुत सारे लोगों का अंश लेकर के, छोटा छोटा अंश चांदी के रूप में लेकर के आपके प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हुए हैं और समर्पित करने के लिए आए हैं। आज यहाँ पूजन हुआ है और पूजन के उपरांत हम ये न्यास बोर्ड को समर्पित करने के लिए आए हैं। ये 34.34 किलो चांदी।
अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जल्द मंदिर निर्माण शुरू करने जा रहा है। संतों महंतों में अपार खुशी है। ट्रस्ट ने मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। मंदिर की आधारशिला रखने से पहले विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि का पूजन अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। इस अनुष्ठान में काशी सीआई वैदिक पंडितों के साथ अयोध्या में पंडित भी शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य और श्री मणिराम दास छाबनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ काशी के विद्वान और अयोध्या के पुरोहित भूमि पूजन प्रधानमंत्री से कराया जाएगा। भूमि पूजन में सारे सागरों की मिट्टी, सारे तीर्थों के जल का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए गंगा, जमुना, सरस्वती और सरयू समेत सभी प्रमुख नदियों का जल इकट्ठा किया गया है। नदियों का जल भी भूमि पूजन में प्रयोग किया जाएगा। तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। वैसे 3 महीने से भूमि पूजन चल रहा है। पूजा पाठ या हवन बराबर चल रहा है। भूमि पूजन हुआ है। अब हम 3, 4 और 5 3 तारीख को सबसे पहले गणपति जी का पूजन होगा, यज्ञ होगा और 4 तारीख को भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए रामार्चन होगा और 5 तारीख को वहाँ पर भूमि पूजन, आधारशिला इत्यादि का पूजन होगा। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे सारी पूजा, सारा विधान पहले हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के आने पर थोड़े समय में उनसे पूजा करवा करके और आधारशिला रखवा दी जाएगी। राष्ट्रीय संत समिति के जनरल सेक्रेटरी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अमरनाथ यात्रा के स्थगित होने पर प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने कहा है कि इस निर्णय का स्वागत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन विरोध भी नहीं कर सकते। साथ ही कहा कि कोरोना की वजह से हालत खराब हुए हैं, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कोरोना महामारी के चलते जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में श्राइन बोर्ड को निर्णय लेने के लिए कहा था। यह सच है कि हम सभी कोरोना महामारी के चलते वैश्विक आपदा में एक तरीके से परिस्थितियों के गुलाम हैं, उनके दास हैं। वासंतिक नवरात्रि से लेकर के अब तक हर प्रकार के धार्मिक कार्य क्रियाकलाप लगभग स्थगित होते जा रहे। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा नहीं हुई, अमरनाथ की यात्रा, रमजान का महीना कैसे सूखे सूखे बीत गया ये भी आपने देखा ही। घरों में नमाज पढ़ी है, तो स्वाभाविक है इस निर्णय का स्वागत तो नहीं किया जा सकता, परंतु विरोध भी नहीं किया जा सकता है। और परिस्थिति जन्य इसको हम यूं कहेंगे कि धर्म के लिए ये जो आपद धर्म की अवस्था आ गई है इस कोरोना के महामारी काल में, इसको हम सभी को मन मार के स्वीकार करना पड़ेगा। खबर एटा से है, जहां पुलिस और जनपदीय स्क्वाड टीम की संयुक्त छापेमारी में अवैध शराब की रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया गया। मामले में शामिल 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि आगरा रोड के पास वन विभाग की जमीन पर अवैध शराब तैयार की जा रही थी। वहीं आरोपियों के पास से अवैध केमिकल से तैयार की गई करीब 100 लीटर शराब, 50 लीटर केमिकल और कई वाहन बरामद किए गए हैं। वहीं एसएसपी सुनील कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस और जनपदीय स्क्वाड टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। टीम द्वारा आरोपियों को अवैध शराब का निर्माण करते हुए पकड़ा गया है मौके से, और उनके कब्जे से एक सेंट्रो कार, एक बोलेरो पिकअप गाड़ी, 10,000 खाली बोतल और 10,000 से अधिक ढक्कन, कुछ होलोग्राम रैपर, ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। 100 लीटर से अधिक अल्कोहल भी इनके पास से मिला है। कई ड्रम और सामान शराब बनाने के उपकरण ये सब बरामद हुए हैं। पूछताछ पे इन आरोपियों द्वारा अपने 3 अन्य साथियों का, जो जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, इस कारोबार से लगातार जुड़े रहे हैं, उनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। पुलिस टीमें लगातार
लगातार उन भागे हुए आरोपियों की भी तलाश में छापेमारी कर रही है। बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। उनका एक संगठित गिरोह है जो इस तरह के अवैध शराब कारोबार से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और ये आसपास के जनपदों में इस तरह से अवैध शराब जहरीली की शराब बनाकर इनकी बिक्री करते रहे। गोंडा में पुलिस की लाइव पिटाई का वीडियो सामने आया है। बता दें कि एक युवक बस स्टॉप पर खड़ा था। इसी दौरान दरोगा साहब युवक से पूछताछ करने लगा, जिसके बाद दरोगा युवक पर भड़क गए और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। युवक रहम के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन साहब नहीं माने। लंबे समय तक पीटते रहे। हालात की वारदात की घटना किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली, जो अब वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना गोंडा की है, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक लगातार पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मी नहीं माना और इसके बाद से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। झांसी में कोरोना कहर लगातार जारी है। जिले में 135 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से टेस्ट रिपोर्ट प्रतिशत में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को 632 टेस्ट लिए गए, जिनमें 135 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक 865 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 41 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 253 लोग अभी तक ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वर्तमान में झांसी के मेडिकल कॉलेज और अन्य स्थानों पर बनाए गए आइसोलेशन वार्डों में 571 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी स्वयं पूरी कमांड संभाले हुए हैं। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर चलने की अपील लोगों से की जा रही है। सीतापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ सरकार के आदेशों को दरकिनार कर डंप के पट्टे पर खनन माफियाओं ने जेसीबी पोकलैंड से धड़ल्ले से खनन करने में जुटे हैं। खनन माफियाओं की सांठगांठ के चलते जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन मौन बैठा है। ताजा मामला बदफर ग्राम पंचायत के मजरा मंजरी का है, जहां डंप हुई बालू बेचने के लिए पट्टा हुआ, लेकिन खनन माफियाओं ने जेसीबी मशीनों से कृषि योग्य भूमि को तालाब बना रहे हैं। लगातार पिछले एक सप्ताह से खनन हो रहा है। मशीनों से भयानक गहराई वाले गड्ढे हो गए हैं, जिनमें घूम रहे मवेशी डूब रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा एरिया के ग्रामीणों को है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर खनन माफिया काम कर रहे हैं। ये गाय कितने दिनों से पड़ी है इस गड्ढे में? अभी 5 दिन से पड़ी। अब ये भी देख सकते हैं कि वहां पर जो मवेशी हैं वो कितना परेशान हैं। मछली गड्ढा कैसे हुआ ये? जेसीबी खोद रही है। अच्छा, ये गाय कितने दिनों से पड़ी है इस गड्ढे में? अभी 5 दिन से पड़ी है। अच्छा, जेसीबी से बालू खुदवाई करवाते हैं? बालू खुदवाई करते हैं, सब पूरे हारम। हाँ, अच्छा, रास्ता पुलिया तक तोड़ा जा रही है। अच्छा, ये लोग जेसीबी द्वारा खुदाई करवाते हैं? सब खोद के बिल्कुल ताला कर दिन गई रात अपने कोई ना। सीतापुर में गरीबों पर प्रदेश सरकार मेहरबान है। कोरोना महामारी में गरीब ठेले वाले, कुलचे वाले और पट्टी दुकानदारों को सरकार की काफी सुविधा उपलब्ध करा रही है। वहीं सीतापुर जनपद में कुछ लोग पैसों के दम पर गरीब पट्टी दुकानदारों को हटाने में लगे हैं। मामला नगर पालिका क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी के पास का है, जहां पट्टी दुकानदार वसीम रिपेयरिंग वर्कर्स ने आरोप लगाया है कि हमारी दुकान हटाने के लिए पड़ोस में बने मकान में रह रहे कौशल वर्मा ने तहसील प्रशासन को भ्रमित कर हमारी दुकान हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुकदमा भी डाल चुके हैं।
और पेशी भी हो रही है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमारी दुकान हटाने के लिए आए थे जी। ये कौशल वर्मा और रमेश वर्मा और सनाब रमेश वर्मा जो हैं जी। ये लोग जो है दबंगई से हमारी दुकान हटाना चाहते हैं, आगे सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं जी। ये लोग जो है बेसनल कोठरियाँ तोड़ना चाहते हैं। उसके बाद मेरा खोखा पहले हटवा रहे हैं खोखा जी। बाद में कोठरियाँ तोड़ेंगे अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए जी। ये नाजायज़ कब्जा है सर। और ये जो है हमको धमकाते हैं, कहते हैं नहीं हटाओगे तोड़ फोड़ देंगे। कल नगर पालिका से JCB और ट्राली वगैरह बुलवाई। हमारे सर जो है हमने कहा कि सर कोई लिखित में आदेश है, तो कहने लगे नहीं हमको SDM साहब ने कहा। अच्छा, क्या आपका कोई कोर्ट वगैरह में मुकदमा चल रहा है? हाँ हाँ सर, ये मेरे कागज़ है जी। मेरा 10 महीने से कोर्ट में कागज़ केस चल रहा है जी। मैं पेशी बराबर जा रहा हूँ। और इनका वर्मा जी का क्या है यहाँ पे? वर्मा जी का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये पावर जी, आप न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हाँ हैं? बिल्कुल करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब्बन हाशमी है। आगरा की तहसील किरावली गांव के पास नट समुदाय लोग रहते हैं। ऐसे में नट समाज में एक महिला का देहांत हो गया, जिसके बाद ग्रामीण सवर्ण समाज के शमशान भूमि पर महिला का दाह संस्कार करने ले गए। वहीं जब महिला के शव को मुखाग्नि दे दी जा रही थी, इसी बीच सवर्ण समाज के लोग शमशान घाट में एकत्रित हो गए और आपस में दोनों समुदाय में विवाद हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों समुदायों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और बाद में शव को दूसरे जगह ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।